दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स जो पेपर हुए हैं ईपीपीसीएस के, उसी से लिए गए हैं। और ये करीब 110 के आसपास ये क्वेश्चन है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है। और अगर देखा जाए तो जो सीसेट 2 पेपर है उसमें चाहे कोई भी पोर्शन हो, उसमें मैथ और मैथ के बाद जो सबसे टफ क्वेश्चन होता पोर्शन है वो अंतर्वैयक्तिक कौशल वाला ही है। तो इसके चाहे मैथ वाले स्टूडेंट हों या गैर मैथ वाले स्टूडेंट हों, दोनों के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत समस्या क्रिएट करता है, अंतर्वैयक्तिक कौशल वाला। और इसके क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं बहुत। और नहीं भी रिपीट होते हैं तो आप मान के चलिए, अगर इन 100 क्वेश्चंस को आपने देखा है तो आपको फ़ायदा होने वाला है। और आप कम से कम 20 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 20 में 15 क्वेश्चन तो इससे आप कर ही लेंगे। अगर डायरेक्ट नहीं पूछता ये क्वेश्चन तो इनकी सपोर्ट की वजह से आप 15 क्वेश्चन तो आपके हल हो ही जाएंगे। ये चीज़ मैंने देखी है। तो आप इन 15 क्वेश्चंस के हिसाब से मान के चलिए, 20 भी हो सकते हैं, पूरे के पूरे हल हो जाएंगे, वैसा भी हो सकता है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। और इन क्वेश्चंस में मैंने बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं ज़्यादातर जिनमें मल्टीपल चॉइस को हटा के डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट आंसर को लिखा है। उसका कारण ये है ताकि अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है तो फालतू की चीज़ दिमाग में ना आए, जो मेन कंटेंट है क्वेश्चन का, जो आंसर है वही दिमाग पे आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कथन है कि विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। निष्कर्ष है विद्यार्थी अध्यापक को अपना आदर्श मानते हैं। विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है। तीसरा है विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं। और इसमें यही कह रहा है कि विद्यार्थी अपने अध्यापक से प्रभावित होते हैं। तो क्या विद्यार्थी ज़्यादा समय बिताएगा तो ज़्यादा अध्यापक से प्रभावित होगा? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो निगेटिव है एक प्रकार का। क्योंकि एक तो उसको समय बिताना है, तो समय बिताना तो उसके ऊपर समस्या ही क्रिएट करता है। तो ये जो नकारात्मक सेंटेंस है बीच वाला, ये तो गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो आपके दो क्वेश्चन आंसर हैं वो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी आवश्यकता दूसरों के साथ जोड़ने की आवश्यकता दर्शाती है? इसका आंसर होगा सम्मिलित होने की आवश्यकता। ये देखिए, मैंने इसमें मल्टीपल चॉइस में सिंगल केवल आंसर ही लिखा है। उसका कारण यही था कि अगर ये रिपीट होगा तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाए कि हाँ, सम्मिलित होने की आवश्यकता इसका आंसर होगा। दूसरा है, कनिष्ठ वरिष्ठ संबंध में व्यक्तिक या गैर व्यक्तिक सूचना का प्रकटन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं खुलापन। खुलापन ये अनौपचारिक जो बातचीत होती है, फॉर्मल बातचीत नहीं होती बल्कि अनौपचारिक होती है, उसके अंतर्गत ही ये आता है। अगर कहीं पे अनौपचारिक लिखा है तो वो भी सही हो सकता है, और खुलापन लिखा तो वो भी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं के रूप में कार्य करता है नाममात्र का अध्यक्ष, नेता। ये काम करते हैं अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं के रूप में कौन होता है? नाममात्र का अध्यक्ष, नेता। जबकि मालिक जो होता है वो इस भूमिका में कार्य नहीं करता। जो मालिक होता है वो इस भूमिका में कार्य नहीं करता, ये आप ध्यान रखिएगा अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं के रूप में। क्योंकि अगर मालिक आ जाएगा अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं में तो जो अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, रिलेशन नहीं बनेगा, जिससे संचार या निर्णय जैसी कोई प्रक्रिया ही नहीं होगी। मतलब अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं में सबसे अच्छा होता है कि जो सबका स्टेटस है, जो स्तर है, सबका एक ही जैसा होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़ा सा अगर किसी में कहीं पे बॉस आ गया, कुछ आ गया, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, धनवान, प्रभावशाली, स्थिरचित्त, इनमें कौन सा शब्द व्यक्तिक जैसे गुण का संकेतक है? तो व्यक्तिक गुणों
का जो मेन संकेतक है वो है प्रभावशाली। अगला क्वेश्चन है, हमारे जीवन में खेल का क्या महत्व है? महत्व यह है कि इससे जो है टाइम टेबल बनाने में आसानी होती है या नियम पालन में सहायता मिलती है। टाइम टेबल बनेगा तो नियम पालन में सहायता मिल जाती है। अगला है, कौन तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता नहीं है? इसमें है वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना, मूल्यांकन परक होना, देह भाषा का परीक्षण करना, संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना। तो तदनुभूति पूर्वक श्रवण की विशेषता नहीं है, वो होगा मूल्यांकन परक होना। मतलब कहीं पे अगर तदनुभूति की जरूरत है, श्रवण है, तो वहाँ पर मूल्यांकन जो है नकारात्मक स्थिति पैदा कर देता है। मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अच्छी अनुशासन प्रणाली का सिद्धांत नहीं है। तो क्या नहीं है? ये कि अगर कोई भी प्रशासन है वो अपनी अनुशासनात्मक जो कार्यवाही है उसके बारे में अगर अपने जो निचले अधीनस्थ जो लोगों अगर उनको बता देता है तो वो अच्छी अनुशासन प्रणाली नहीं मानी जाती। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में बता देना अच्छी अनुशासन प्रणाली का सिद्धांत नहीं माना जाता। अगला है, संदेश क्या होता है? संदेश वो संकेत होता है जिसका स्तर जो है कोलाहल से ऊपर होता है। कोलाहल के नीचे यानी शोर जो हो रहा है, शोर के नीचे तो कोई मतलब ही नहीं संदेश का, सुनाई ही नहीं देगा। संदेश तभी होगा जब वो उसका स्तर जो है कोलाहल से ऊपर हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र का क्या योगदान है, क्या होता है? तो अंतर्वैयक्तिक कौशल संप्रेषण में नीति शास्त्र जो होता है वो विचारने योग्य होता है, थिंकेबल, विचारने योग्य होता है। अगला है, एक कौशल जो किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। तो इसका क्या मतलब है? स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना। मतलब एक अगर मित्रता को बनाए रखना है तो बनाए रखने के लिए जैसे कहते हैं ना कि जो आवश्यकता, जब आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता में जो सहायता करता है वही असली मित्र होता है। तो कौन सहायता करेगा? अगर जो अपनी इच्छा से आ रहा है और आवश्यकता जब पड़ी है तो सहायता कर रहा है, तो वही मित्रता के लिए बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा कौशल माना जाता है। स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा श्रोता बनने के लिए दो कौशल बेहद ज़रूरी होते हैं। ये कौन से हैं? एक, ध्यान देना और दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचकों से अनुक्रिया या फीडबैक देना। मतलब एक तो ध्यान देना है, श्रोता जो सुनने वाला है, एक तो ध्यान देगा और दूसरा फीडबैक देगा। ये दो चीज़ें, दो कौशल संदेश को अच्छा बना देते हैं कि हाँ, कि जो सेंडर है जिसने मैसेज भेजा है और जो श्रोता है जिसने मैसेज पाया है, दोनों के बीच अच्छा कम्युनिकेशन हुआ है। इसके लिए ध्यान देना और फीडबैक दोनों ज़रूरी है। प्रभावी संप्रेषण किसका समावेश होता है? तो प्रभावी श्रवण किसका समावेश होता है? तो प्रभावी श्रवण जो होता है अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को अगर समावेशित करता है तो प्रभावी माना जाता है। पुष्टिकरण मतलब फीडबैक। फीडबैक जो सुनने वाला है उसकी तरफ से दिया जाएगा संदेश भेजने वाले को कि हाँ, कि मैंने आपका संदेश समझ लिया है। तो इस तरह की बातें जो होती हैं प्रभावी श्रवण के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्वैयक्तिक व्यवहार से अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, और ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। हाँ, ये तो सही है। आंतरिक आवश्यकताएं होंगी तभी तो अंतर्वैयक्तिक व्यवहार, मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार होगा, और एक दूसरे के साथ व्यवहार आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा तो आंतरिक आवश्यकताओं के कारण ही होगा। आवश्यकताएं जिसकी नहीं होती हैं
कोई आंतरिक आवश्यकताएं नहीं होती हैं, तो वो अपने खुद में बना रहता है आइसोलेटेड सिस्टम की तरह, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता, जिसको हम लोग कभी कभी स्वार्थी भी कह देते हैं। तो आंतरिक आवश्यकताएं बनेंगी तभी तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो दूसरों से अच्छा व्यवहार करेगा, तो यही अंतर्वैयक्तिक व्यवहार है। अगला क्वेश्चन है, संबंधों की संरचना किससे संबंधित होती है? तो संबंधों की संरचना संबंधित होती है अभिप्रेरण से। अगला क्वेश्चन है, क्या अंतर्वैयक्तिक कौशल विराम दंड द्वारा विकसित होते हैं? तो नहीं। अब यहाँ दंड लिखा हुआ है तो दंड तो डायरेक्ट नकारात्मक बात हो गई। मतलब आप किसी को मार पीट के उसमें अंतर्वैयक्तिक कौशल डाल नहीं सकते। ये खुद से जो आंतरिक आवश्यकताएं होती हैं तभी विकसित होती हैं। तो इसीलिए दंड होने की वजह से, दंड अगर होगा तो अंतर्वैयक्तिक कौशल जो है वो विकसित नहीं होंगे, इसलिए नहीं आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में शर्मिलापन क्या उत्पन्न करता है? अब कोई जो रिसीवर है, सेंडर ने भेजा अपना मैसेज भेजने वाले ने अपना मैसेज भेजा और सुनने वाले ने उसको सुन रहा है। अब सुनने वाला अगर शर्माने लगे तो क्या उसे मैसेज समझ में आएगा? संभव ही नहीं है। इसलिए अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में जो शर्मिलापन होता है वो सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता है। शर्मिलापन नहीं होना चाहिए। शर्माता रहेगा तो अंतर्वैयक्तिक के हिसाब से वो दूसरे से व्यवहार कैसे आगे बढ़ाएगा, इसलिए ये शर्मिलापन समस्या उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? यह कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। हाँ, किसी भी भाषा में हो प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके और दूसरे को समझ में आनी चाहिए, ये अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है। अगला है कि एक सक्रिय श्रोता द्वारा अपनी श्रवण क्षमता में सुधार करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग में लाई जा सकती है? इसके लिए वह वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त कर सके। मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग, अगर मैं सुनने वाला हूँ, दूसरा मुझे कोई मैसेज वगैरह सुना रहा है, तो उसने जो भी भाषा, जो भी कितनी भी हार्ड भाषा लिखी हो, अगर मैं उसे समझ के अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर देता हूँ तो इसका मतलब मैंने उसके मैसेज को परफेक्टली समझ लिया है, यही इसका मतलब है। अपनी भाषा में व्यक्त कर सकता हूँ मैं उसके मैसेज को, तो ये ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रतिक्रिया को नाम दिया गया है मनोवैज्ञानिक आघात, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। इसको नाम दिया गया मनोवैज्ञानिक प्रतिघात, याद कर लीजिएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, अगला क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का ऐसा कौन सा प्रतिमान है, मॉडल है, जिसमें समानता संबंध संप्रेषित होते हैं परंतु व्यक्ति के पास भी विभिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है? ये होता है संतुलित विभाजन मॉडल। संतुलित विभाजन मॉडल है जिसमें समानता संबंध भी होते हैं, लेकिन व्यक्ति का एक इंडिविजुअल जो एरिया होता है उस पर प्राधिकार भी बना रहता है। ये संतुलित विभाजन मॉडल है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल कौन सा होता है? दूसरों के साथ काम करने का सबसे महत्वपूर्ण तो योग्यता ही होगा। योग्यता होगा तभी तो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, तो यही है। अगला है, तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है। तो तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच इंटर रिलेशन क्या है? उनके बीच जो मानसिक संतुलन होगा उसको क्या कहा जाएगा? अनुमान लगाना। ये 2017 का क्वेश्चन है। अगला है, अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थ के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प क्या होता है? तो मैंने पहले ही कहा था, अंतर्वैयक्तिक जो अनौपचारिक जो बातचीत होती है वो सबसे बढ़िया मानी जाती है संबंध स्थापित करने के लिए सहयोगियों और अधीनस्थ के बीच। फॉर्मल अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वो ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए। फॉर्मल जो होता है ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए, लेकिन अच्छा नहीं माना जाता। उससे आप जैसे बॉस है तो बॉस अपने कर्मचारियों के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकता फॉर्मल के ज़रिए। फॉर्मल जो संवाद होता है, फॉर्मल जो मैसेजिंग होती है या फिर बातचीत होती है उसके ज़रिए नहीं कर सकता, करेगा तो बहुत कम मात्रा में।
इसलिए अनौपचारिक जो अंतर संचार होता है सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन अनौपचारिक की गारंटी नहीं होती कि ये जो है कंपनी के भविष्य के लिए या फिर कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ही बात कर रहे हों, क्योंकि वो अनौपचारिक होती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में किस कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता? तो अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में संगठनात्मक कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अंतर्वैयक्तिक तो व्यक्ति से व्यक्ति के बीच रिलेशन है, एक हिसाब से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के बीच है ना, तो संगठनात्मक कौशल में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। व्यक्त करने में किस कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता? संगठनात्मक कौशल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक संबंधों के अंतर्गत किसमें अधिक समय लगता है? तो जाहिर सी बात है, विश्वास बनाने में अधिक समय लगता है, तो सभी को पता है, चाहे किसी भी एरिया में हो। विश्वास तो हर जगह, विश्वास बनाने में देर लगती है, यहाँ भी वही है। सहानुभूति यानी एम्पैथी क्या होती है? ये सहानुभूति जो होती है वो दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता होती है। और इसी में आपको मैं बता दूं, एक होती ये सहानुभूति नहीं, ये समानुभूति है। एम्पैथी, सॉरी, समानुभूति है। तो समानुभूति का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है, ठीक। इस ए को कोई कष्ट होता है, मान लीजिए इसके घर में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और ये उसी से परेशान है ए, तो बी क्या करेगा? बी इससे कोई इसके कष्टों के बारे में बी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हाँ, बी जो है इसके कष्टों को समझने के लिए अपने को एक ही जगह पर रखेगा और समझने की कोशिश करेगा। तो इस तरह की जो चीज़ होती है वो होती है समानुभूति। बी कह भी सकता है, इस चीज़ को कह भी सकता है, हाँ चलिए ये हुआ आपके साथ, बहुत दुख की बात है, लेकिन मेन यही है कि बी अपने को एक ही जगह पर रखेगा और समझने की कोशिश करेगा, महसूस करने की कोशिश करेगा कि आखिर ए को क्या कष्ट है। और यहीं पर अगर सहानुभूति आ जाती है, जिसको सिंपैथी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि बी डायरेक्ट ए से उसके दुखों के बारे में उसे सहानुभूति प्रदान करता है कि हाँ बहुत दुख हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत कष्ट हुआ, ये है, ताकि इस ए के जो कष्ट हैं वो थोड़े से कम हो सकें। तो ये चीज़ जो होती है वो सिंपैथी होती है, सहानुभूति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया आगे में ही। सहानुभूति क्या होती है? दुखी व्यक्ति की भावनाओं को समझकर अपनी भावनाओं को उस तक प्रेषित करना ताकि व्यक्ति का दुख कम हो सके, इसी को सिंपैथी या सहानुभूति कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने समानुभूति ही पढ़ा, समानुभूति के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है कि क्या समानुभूति और सहानुभूति एक ही होते हैं? अब मैं बता चुका हूँ, तो अलग अलग होते हैं, सीधा सा मतलब है। एक में समानुभूति में व्यक्ति को जो दुखी व्यक्ति है उसकी भावनाओं को समझने के लिए, उसके दुखों को समझने के लिए अपने को उसकी जगह पर रख के तुलना की जाती है। और सहानुभूति में क्या हो जाती है? तुलना नहीं की जाती, डायरेक्ट व्यक्ति से अपना जो उसका दुख है, दुख के बारे में उसे उसके दुख को कम करने के लिए उससे बात की जाती है, ये सहानुभूति होती है। तो दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए नहीं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक कौशल का क्या काम है? यह अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है। हाँ, सामाजिक कौशल आ गया तो अंतःक्रिया, लोगों के बीच जो प्रतिक्रिया, अंतःक्रिया तो बहुत अच्छी होगी ही, तो ये सही बात है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बात अंतर्वैयक्तिक संचार के संभावित प्रमाण नहीं माने जाते? यह कि श्रोता संदेश से न तो संभावित ये निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष है, ये परिणाम होगा, हाँ ये गलत लिख गया है, नहीं मानी जाती। यह कि श्रोता संदेश से ना तो सहमत है और ना ही असहमत है। अगला क्वेश्चन है, क्या सेवा क्षेत्र में वृद्धि होने से अंतर्वैयक्तिक कौशल क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि होगी? ये कह रहा सेवा क्षेत्र में अगर वृद्धि कर दी जाए तो क्या इससे अंतर्वैयक्तिक कौशल क्षेत्र में की भूमिका में वृद्धि होगी? तो जरूर होगी। क्यों? क्योंकि सामान और आवश्यकताओं की अपेक्षा व्यक्तियों के साथ कार्य करने की ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि सेवा क्षेत्र में तो ज़्यादातर व्यक्ति ही रहेंगे। कंप्यूटर को तो इसमें रखा नहीं जा सकता, कंप्यूटर तो
कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों को संभाल सकते हैं, वहाँ तो व्यक्तियों को नहीं रखा जा सकता। लेकिन सेवा ही क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर लोगों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि सेवा वही प्रदान कर सकते हैं। कंप्यूटर अपना जो रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भारत में या फिर पूरे वर्ल्ड में अभी इतना सक्सेसफुल नहीं है कि वो हर एक चीज़ को हैंडल कर सके। वो केवल बड़ी बड़ी मशीनों रोबोट के रूप में ये सब हो सकते हैं, लेकिन सेवा क्षेत्र में ये नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा है तो इस सेवा क्षेत्र में ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी तो अंतर व्यक्तिक कौशल क्षेत्र की जो भूमिका है वो बढ़ जाएगी। बस इस क्वेश्चन का यही मतलब है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकार शक्ति का क्या अर्थ होता है। अधिकार शक्ति का मतलब होता है एक संगठन के अंदर निर्णय लेने की शक्ति, मध्यस्थों को सूचित करने की शक्ति और कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार स्वरूप को प्रभावित करने की शक्ति अधिकार शक्ति के अंतर्गत आती है। लेकिन इसी चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, लेकिन इसके अंतर्गत संगठन से बाहर यानी समाज में अधीनस्थ व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मतलब समाज में अधीनस्थ व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अधिकार शक्ति के अंतर्गत समाज से बाहर जो है कि जो अधीनस्थ व्यवहार है उसको नियंत्रित नहीं किया जाता है, या समाज के अंदर जो अधीनस्थ व्यवहार है उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। संघर्ष को एक निर्माणकारी शक्ति के रूप में भी बदला जा सकता है यदि प्रभावी प्रबंधन किया जाए। प्रभावी प्रबंधन तो पॉजिटिव वर्ड है भी, देखने से भी लगता है कि अगर प्रबंधन सही से किया जाए तो संघर्ष को आराम से खत्म किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी संगठन में संघर्ष समाधान के लिए एक प्रभावी नेता यानी मार्गदर्शक बनने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य अंतर्वैयक्तिक कौशल कौन सा होता है। तो सबसे आवश्यक जो होता है वो तदनुभूति परक। चलिए, ये क्वेश्चन इतने हो गए, और अगले 2 सेट इसके आगे से शुरू होंगे, जो कि जिसमें 2018 के जो अंतर्वैयक्तिक कौशल से संबंधित 20 क्वेश्चंस हैं, तो वो भी इसमें शामिल होंगे तीसरे पार्ट में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।